नाज़रीन, एक बार फिर दवा के स्टूडियोज़ में आपका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब आईएएस रहे और बहुत सारे डिपार्टमेंट से जुड़े रहे। पॉलिटिक्स में आपने अपना करियर बनाया, पॉलिटिक्स में अपने आप को मनवाया, एज ए मीडिया पर्सनैलिटी आपने अपने आप को मनवाया और अब हमारे साथ एक उर्दू के सिपाही और स्पोक्स पर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी की हैसियत से आप इंटरव्यू में शरीक हैं। आपका एक बार फिर खैर मक़दम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुजात साहब, पहले सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि उर्दू से आपने अपने करियर का आगाज़ किया। जी। उर्दू आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन रहा और वहाँ से आप एक बड़े ओहदे तक, डायरेक्टर दूरदर्शन तक आप पहुँचे और कई मुख्तलिफ ओहदों पर आपने अपने आप को मनवाया। क्या वजह है कि आजकल उर्दू मीडियम के जो तलबा होते हैं ये प्रोमिनेंट रोल्स में नज़र नहीं आते, चाहे गवर्नमेंट हो या पब्लिक सर्विस? देखिए, जस्तजू बहुत अहम चीज़ है। जैसा कि आपने कहा कि उर्दू मीडियम से पढ़ने के बावजूद आपने अचीवमेंट किया, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लैंग्वेज जो है वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन, उससे बढ़ के कुछ नहीं। जो कॉमन सेंस होती है, जो आपकी जो फ़िक्र और जो सोच होती है, उससे आप आगे बढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी जो रिटायरमेंट हुई वो चेन्नई में हुई, और चेन्नई तो आप जानते हैं कि कट्टर तमिल जी। स्टेट है। वहाँ पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि लोग जो है अंग्रेजी में बात करते हैं जी। और अंग्रेजी हम जानते हैं। तो अंग्रेजी हम इसलिए जान पाए क्योंकि हमारी उर्दू बहुत स्ट्रांग थी। जो माफी ज़मीर जिसको कहते हैं, जी। वो हमारा बहुत स्ट्रांग था। तो दिमाग खुद ब खुद हम जो उर्दू में सोच रहे हैं जी। वो अंग्रेजी में उगल देता था। तो यही वजह है कि हम कामयाब रहे और कभी भी एहसास से कमतरी नहीं हुआ कि हमने उर्दू मीडियम से पढ़ाई। हाँ, आज कभी कभी एहसास होता है कि तेलुगु में और अगर हम फर्राटे से बात करते तो हमारा फ्यूचर और ब्राइट होता। तो मैं यही कहूंगा कि आप उर्दू मीडियम से पढ़ें या अंग्रेजी मीडियम से पढ़ें, लेकिन रीजनल लैंग्वेज पर उबूर हासिल करेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। क्या वजह है कि देखने में नहीं आते? यानी अब्दुल कलाम साहब मदरसे के तालिब इल्म रहे। देखिए, बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ मदरसे से निकल कर बड़े पोजीशंस पे गए। आज जब टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज इतनी कॉमन हो गई, लैंग्वेज नो वर्ड जैसा आपने बताया अभी, जी। इसके बावजूद माइनॉरिटी कम्युनिटी के या मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स बड़े ओहदों तक नहीं पहुंच सकते। देखिए, अगर मुझे थोड़ा-सा आगे बढ़कर बात करने का आप मौका देंगे तो मैं कहूँगा कि ये अलमिया उर्दू वालों का नहीं है। ये अलमिया और तेलुगु वालों का भी है, हिंदी वालों का भी है। जी। ये लोग भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मादरी ज़बान में जब तक आप मुस्तहकम नहीं होंगे, दूसरी ज़बान पर आप उबूर हासिल नहीं कर पाएँगे। आज हमारे जो तेलुगु भाइयों के जो बच्चे हैं, जी। वो बच्चे तेलुगु में उबूर हासिल नहीं कर पाए। तेलुगु में उनकी पुख्तगी जो है नज़र नहीं आ रही उनके माँ-बाप को। यही वजह है कि उनकी अंग्रेज़ी भी कमज़ोर है। तो मादरी ज़बान में अगर हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हर ज़बान पर उबूर हासिल कर पाएँगे। मादरी ज़बान की टू द सक्सेस है। उर्दू ज़बान का आपने ज़िक्र किया। उर्दू अखबारात हैदराबाद में जो बहुत बड़े हिंदुस्तान के उर्दू अखबारात निकलते हैं और आज ही एक रिपोर्ट में हमने देखा कि राष्ट्रीय सहारा, रोज़नामा सहारा जो उर्दू का अखबार है, इसके 16 एडिशंस निकलते हैं, उसमें से बेशतर बंद हो गए। किसको दोष देना चाहिए? ये क्या है, अवाम की गलती है या क्या रीज़न हो सकता है? एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि इदारे वही चलते हैं जिसका सरबराह चलता है। तो राष्ट्रीय सहारा का जो मामला है वो ये है कि सुब्रत राय सहारा जब तक बाहयात थे उन्होंने उसकी आबियारी की, उनका इंतकाल हो गया। बहुत से कठिन मसाइल से वो दो चार हुए, उनका इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के साथ ही ये जो मीडिया का जो काम था वो मुतासिर हुआ और अल्टीमेटली ये सिचुएशन आ गया कि वहाँ पर अब तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। उर्दू के एक्टिविस्ट बचपन से ही रहे। हमारे रिकॉर्ड्स रिसर्च के मुताबिक रेलवे स्टेशन का जो बोर्ड था जी, जी, निज़ामाबाद का, उर्दू में नहीं था जी। और आप स्टूडेंट थे कम उम्र, लेकिन आपने एहतजाज किया और वहाँ पर उर्दू का बोर्ड इंस्टॉल करवाया। तो एज ए यंग एज से ही जो है आप एक्टिविस्ट रहे उर्दू के। अब एज ए पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है, आप स्पोक्स पर्सन है, जहाँ पर आपके पास कुछ पावर है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके जरिए उर्दू के लिए कुछ? देखिए, अभी अभी एक बहुत ही जो कॉमन चीज़ सबकी नज़रों में आती है वो है बसों पर उर्दू की तहरीर जी। और सरकारी दफ्तरों पर उर्दू की तहरीर। आप अगर गौर करके देखें तो बहुत सी बसों पर उर्दू में लिखा जा चुका है जी। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे बस बदलती है, रूट बदलती है, जी। तो लिखना पड़ता है। तो एक ऑफिसर अगर उसके लिए काम करना शुरू करे तो बहुत ही अच्छे नतायज आ सकते हैं। ख़ास तौर पर उर्दू एकेडमी में मैं ये कहूँगा कि एक ऑफिसर ऐसा भी हो जो उर्दू की जो स्कीम्स और जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की अप्रूव्ड हैं, उसको किस तरह से रोबो अमल लाया जाए। ये पॉसिबल है। मैं ताहिर बिन हमदान से
ख्वाहिश करूंगा, उनसे मिलूंगा और बोलूंगा कि भाई आप अपने दफ्तर में एक किसी ओहदेदार को उर्दू की मॉनिटरिंग के लिए नामजद करें, और वो आपको जब रिपोर्ट दे तो आप जब चिट्ठी लिखेंगे आरटीसी के ओहदेदारों को या जीएडी को, तो यकीनन उस पर अमल होगा। और खुशी की बात यह है कि अभी कल ही चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मंगाएंगे, कौन से इदारों के सरबराह किस तरह से काम कर रहे हैं। कोताही है तो फिर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। जैसे 2 साल के लिए एक चेयरमैन बनाया गया है, उसको 1 साल का वो एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो हम उर्दू एकेडमी से ख़ास तौर पे ख्वाहिश करेंगे कि वो 2 जो मकासद है उर्दू एकेडमी की, एक ज़बान की खिदमत, ज़बान की तरक्की और अदब की तरक्की, उसके लिए वो काम करे और एक ओहदेदार को मखसूस तौर पर इस काम के लिए मुकर्रर। उर्दू अखबारात का जब हम ज़िक्र करते हैं तो देखने में आता है कि स्मॉल न्यूज़पेपर्स जो हैं अक्सर मसाइल से दो चार होते हैं। जी। रेवेन्यू का इशू होता है, रेवेन्यू कम होता है, पैट्रोनेज हासिल नहीं होता, चाहे वो इंटरव्यू का हो। फाइनेंशियली नहीं, लोग उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। इसके बावजूद वो अपनी जस्तजू में लगे होते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं, ब्रेकिंग स्टोरीज करते हैं। आपके हिसाब से, आपके ख्याल में क्या इस प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है जहाँ पर स्मॉल न्यूज़पेपर्स को भी उतना ही अहमियत हासिल रहे जो बड़े अखबार को हासिल होते देखिए 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि हुकूमत हिंद ने संस्कृत की तरक्की के लिए दुनिया भर का पैसा लगाया, काफ़ी बजट उसके लिए मुख्तस किया, उसके बावजूद संस्कृत तरक्की नहीं कर पाई। उर्दू के लिए कोई ज़्यादा मौक़े नहीं है, कोई ज़्यादा सरपरस्ती नहीं है, उसके बावजूद उर्दू ज़िंदा है और दिन ब दिन तरक्की कर रही है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो ज़बान अवाम में मकबूल होती है, उसको तोड़ना, उसको कमज़ोर करना मुश्किल है। चुनांचे मैं आपको 1975-76 में जो आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, उसमें फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब जो उस वक़्त के सदर थे, वो भी तशरीफ़ लाए थे। तेलुगु ज़ुबान की तरक्की के लिए जो मुबाहिस हुए, जी। ऑन कैमरा मैं आपको कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो उर्दू में। तो ये हमारी जो है ख़ुसूसियत है हिंदुस्तान की। तो मेरा अर्ज़ करना ये है कि जो अखबार निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग शौक पे अखबार निकाल रहे हैं। उनकी नज़रों में वाक़ई जो है संजीदगी से अखबार निकालना उनका मकसद नहीं है। बस ये था कि फलाँ साहब अखबार निकाल रहे हैं, उनकी काफ़ी इज़्ज़त है, लिहाज़ा मैं भी निकाल दूँगा। इस तरह से अगर कोई प्लानिंग के बगैर कोई काम हो तो तरक्की नहीं कर पाता। और ये भी एक चीज़ है कि जब ये अखबारात, छोटे अखबारात हैं, आप इसे अहमियत नहीं देते, गवर्नमेंट की तरफ से एड्स नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो बहुत कम रेट पे मिलते हैं। लेकिन ये छोटे अखबार में अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाए तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। जब इसके पीछे जो है लोग कहते हैं कि भाई ये अखबार की जो रिपोर्ट है इसे कॉरिजेंडम दिया जाए या कुछ करेक्शन वजाहत की जाए। तो ये क्या वजह है? जब पैट्रोनाइज करना है तो नहीं, और जब कोई नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो फिर आप उस अखबार को आप मानते हैं। तो ये ऐसा सलूक। देखिए ये एक हकीकत है और मैं यहाँ पर थोड़ा संजीदा हो जाना चाहूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरी बातों को नज़रअंदाज करो, बुरी बातों को आम ना करो, बुरी बातों की तशहीर ना करो, क्योंकि ये बहुत जल्द जो है ना शोहरत पा जाती है। तो अखबार छोटा है लेकिन उसने तनक़ीदी मज़मून छाप दिया या जो है कोई शख़्सी हमला कर दिया और वो हक़ाइक़ पर मबनी है, तो लाज़मी बात है लोगों को तकलीफ़ होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अखबार में जो आज का जो रुझान है, ख़ास तौर पे रीजनल न्यूज़पेपर्स का, वो एंग्लो जर्नलिज़्म की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। आपका ताल्लुक प्रिंट से भी रहा, इलेक्ट्रॉनिक से भी रहा, डिजिटल मीडिया से भी आप वाबस्ता रहे हैं और दूरदर्शन के आप डायरेक्टर हैं। तो द गुड, द बैड एंड अगली ऑफ प्रेजेंट डे मीडिया क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा बिला मुबालगा, आज मीडिया है ही नहीं। आज जो रुझान है, वो है तर्जुमान सहाफ़त का। एक सेठ होता है, चाहे वो अदानी हो या अंबानी हो, उसके मैक्सिमम शेयर्स यानी 70% शेयर्स उसके होते हैं और वही न्यूज़ आती है जो वो चाहता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो घराने थे मीडिया के, वो इंडिपेंडेंट थे। उनके पास तरफदारी करने का कोई जो है उनके पास कोई सोच नहीं थी। लेकिन आज ये है कि इस न्यूज़ से हमें क्या नुकसान है या इस न्यूज़ से हमें क्या फ़ायदा है, ये देख कर के न्यूज़ दी जा रही है। जैसे कोई मामूली लीडर बीजेपी का है, तो उसकी जो न्यूज़ है वो लाइव आ रही है और राहुल गांधी जो आज एक अल्टरनेट जो है लीडर बन के उभरे हैं हिंदुस्तान में,
उनकी न्यूज़ जो है लाइव तो आती ही नहीं है, लेकिन आती भी है तो वो 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स की आती है। तो ये बात इस बात का सबूत है कि हमारे पास इस वक़्त मीडिया ख़त्म हो चुका है। स्पोक्समैन जर्नलिज़्म बहुत ज़्यादा जो है सर चढ़कर बोल रहा है। इस खतरनाक ट्रेंड को कैसे चेंज किया जा सकता है? क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन इंडिया। जी। अब उनकी न्यूज़ अगर नहीं आ रही तो आम आदमी, आम मसाइल, मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ पर है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी हो या शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, इनकी जो तकलीफ है, इनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, उसका एक्सपोजर नहीं हो रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि हर कम्युनिटी अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अपने घराने पैदा करें, कम्युनिटी जी। इस्टेब्लिश करें और उसके जरिए अपना जो प्रोपेगेंडा है, जो सच्चाइयाँ हैं, वो लाएं। उसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। सच्चाई का आपने जिक्र किया। जी। सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल रहा है, मीडिया नहीं आपने बताया, सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल रहा है अभी, एथिक्स जो इरोड हो रहे हैं, एथिक्स की आपने बात की, एथिक्स खत्म हो रहे हैं, जो फाउंडेशंस थे मीडिया के वो खत्म हो रहे हैं और लोग ऐसी ही चीज़ को सोशल मीडिया पर पसंद कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या? ये भी बहुत सिंपल मैं जवाब देना चाहूँगा। आप अपने घरों में देख लीजिए, क्या माँ-बाप की इज़्ज़त हो रही है? अगर कोई मेहमान आया तो लड़का सलाम कर रहा है, क्या उसको आते ही पानी पेश किया जा रहा है? आप देखेंगे ऐसा नहीं हो रहा है। जब घर का माहौल बिगड़े, तो लाज़मी बात है समाज का माहौल भी बिगड़ता है। और दूसरी जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ईज़ी मनी का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही कॉमन हो चुका है। ये अमेरिका की देन है, ये बहुत कॉमन हो चुका है और इसकी वजह से भी हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, बल्कि पूरी दुनिया में मैं कह सकता हूँ कि गिरावट आ रही है। और इसको अगर दूर करना है, तो हमें फिर से अखलाकियात पर और फिर अखलाकियात की जब बात आती है, तो ईमान ही अखलाक है, अखलाक ही ईमान है। तो हमें जो है मज़हबी किताबों की तरफ तवज्जो देना पड़ेगा और यकीनन उसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। क्योंकि आप पीपीसीसी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, तो एक पॉलिटिकल सवाल ताज़ी जी है, हाँ। क्या कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों की कोई अहमियत है एक की, या सिर्फ वो एक वोट बैंक है जो इलेक्शन के वक्त इस्तेमाल किया? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन किस्म का रिएक्शन है। वोट बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसकी वजह ये है कि असेंबली के चुनाव में जी। शहरी इलाकों के मुसलमानों ने बीआरएस को वोट दिया और देही इलाके के मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो आप क्या कहेंगे, मुस्लिम वोट बैंक बीआरएस का है या कांग्रेस का है? अर्बन। फिर जो है एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की मस्जिद को वोट देती है। एक तादाद जो है आपकी बीआरएस को वोट दे रही थी। एक बड़ी जो है बड़ा चंक जो है कांग्रेस को वोट देता है। तो यहाँ बैंक का तसव्वुर कहाँ है वोट बैंक का? बिल्कुल गलत है ये बात। क्या इकदाम किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में? माइनॉरिटी वेलफेयर के डिपार्टमेंट तो है हमारे पास, लेकिन बुनियादी तौर पर ठोस काम क्या किए जा रहे हैं, या क्या प्लान ऑफ एक्शन है पार्टी का? देखिए, आपने तो देखा होगा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन आपने देखा होगा और आपने ये भी तो देखा होगा कि 3002 करोड़ रुपए मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए वक़्फ़ किए गए हैं, जिसमें सिख भी शामिल हैं और जैन मज़हब के भी जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो बहैसियत मजमूई एक बहुत बड़ा बजट है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बीआरएस की 10 साल की हुकूमत ने बहुत बड़ा कर्जा कर रखा है और उस कर्जे को दूर करने के लिए जो सूद दिया जा रहा है वो इतना बड़ा अमाउंट है कि उसमें जो है बेशुमार वेलफेयर एक्टिविटीज हो सकती थी, लेकिन बहुत बड़ा चंक जो है इनकम का वो सूद की अदायगी में जा रहा है। उसके बावजूद रेवंत रेड्डी की सरकार ने मुसलमानों के लिए बड़ा अमाउंट मख्तस किया है और हमें यकीन है कि ग्रेजुअली हालत सुधरेगी मईशत की हमारे तेलंगाना की और यकीनन जो है मुसलमानों के जो मसाइल है उसको दूर किया जाएगा। और जो सबसे बड़ा जो मसला है वो मुसलमानों का ही नहीं है बल्कि पूरे तेलंगाना का है कि फिनेंशियल क्राइसिस थोड़े से हैं। वो जैसे ही जो है काबू पाएंगे उसके ऊपर तो आपके अच्छे नतायज सामने आने में कोई तामुल नहीं होगा। अब आप सर्विस में थे तो आपने राजीव गांधी के साथ भी काम किया, जी। उनके डिपार्टमेंट्स में भी आपने अपने खिदमत अंजाम दी, और अब आप रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट में स्पोक्स पर्सन हैं। तो क्या फ़र्क देखते हैं आप उस गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट? देखिए, उस गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में जो फ़र्क है, ये गवर्नमेंट जो है इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है। लोग जो है इंस्टेंट नतायज चाहते हैं। जैसे 10 साल तक उर्दू के कई प्रोग्राम ठप होकर रहे थे पिछली सरकार में, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। अभी ये 10 महीने की सरकार है, तलखीस शुरू हो गई कि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ,
उसको ग्रांट नहीं मिली, जर्नलिस्टों को जो फंड्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। राजीव गांधी की जो सरकार थी, वो सरकार के पास क्या था कि प्लान्स थे। जैसे पंचायत राज को उन्होंने जी, बहुत जी, ही जी। स्ट्रांग किया, मुस्तहकम किया। जी। जैसे पैसा जो है बिलरास्त आ रहा था, तो उसको रास्त भेजने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, जिसकी वजह से आज देही इलाके की जो है सूरतगिरी बदल चुकी है। बहुत बड़ा इनकलाब उनका है। तो उनके जो प्रोग्राम्स थे वो ये थे कि देर पा थे, सडन जो है फवायद सामने नहीं आते थे। जी, जैसे वोटिंग की एज उन्होंने घटाई। आज देखिए पूरे नौजवान जमहूरियत से वाबस्ता हुए हैं। तो जी। आज की सरकार में और कल की सरकार में यही फ़र्क है कि आज की सरकार के जो वोटर्स हैं, वो इंस्टेंट रिज़ल्ट्स चाहते हैं। फ़िल-फॉर नतीजा चाहिए उनको। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के भी आप सीपीआर हो रहे हैं। जी। कई पुलिस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को आपने ट्रेन किया। क्या कम्युनल एलिमेंट जो पास स्टेट्स में जो नजर आता है पुलिस की तरफ से, जो बायस सलूक होता है, क्या ऐसा कुछ तेलंगाना में भी है? और क्या किया जा सकता है इनकी ग्रूमिंग के लिए और इससे खत्म करने के देखिए, तेलंगाना की जो पुलिस है, मैं बिला मुबालिगा कह सकता हूँ कि इंतहाई इम्पार्शियल है और नॉन कम्युनल है। जैसे आदिलाबाद का वाक़या आप ले लीजिए, वो लड़का मर ही जाता, कुछ देर अगर कर देती पुलिस, तो लिंचिंग में वो मर जाता। लेकिन पुलिस वहाँ पहुँची, 17 पुलिस के जवान ज़ख्मी हुए, उस लड़के को सेफ जो है लेकर लिए? के वो दवाखाने में उसको शरीक किए। तो ये तो एक पहलू है जिसको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पुलिस फ़ोर्स कम्युनल नहीं है। लेकिन आपके गवाह के जो है ज़रिए मैं मुसलमान नौजवानों को जो बिगड़े हुए हैं, ये ख़्वाहिश करूँगा कि वो आशिकी के जो मामले हैं उसमें दूर रहें, चाहे वो मुसलमान बच्ची से इश्क हो या हिंदू बच्ची से इश्क हो। कोई भी माँ-बाप अपनी बच्ची को किसी गैर के हवाले तहक़ीक़ात किए बगैर देने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू बच्ची से या गैर मुस्लिम बच्ची से प्यार करता है, तो वो एक पेंडोरा बॉक्स खोल देता है कम्युनिटी के खिलाफ। तो इस तरह से अगर हम उसको अवॉइड करें, उससे दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। मीडिया का जो सबसे अहम रोल होता है कि बेबाक सवाल करना, बेबाक जो है क्वेश्चन करना सिस्टम को, सिस्टम के जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं उसको, और इसके लिए आप मशहूर रहे अपने करियर में। एक दो ऐसे वाक़यात सुनाइए, आप शेयर करिए जो अगर आपको याद हो, जिसमें एक दो ऐसे वाक़यात सुनाइए जो आपके करियर के आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। वाक़यात तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो दौर था हैदराबाद में कर्फ्यू का, तो मुझे एम.बी. भास्कर राव साहब जो कमिश्नर थे, उनके साथ, एम.बी. कृष्णा राव साहब के साथ, एच.जे. दोड़ो साहब के साथ, इन सब के साथ काम करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि वो ऑल इंडिया रेडियो के कॉरेस्पॉन्डेंट को ऐसा ही समझते थे जैसा ये पुलिस का आदमी है। तो बहुत मौके ऐसे आए जब मुझसे पूछा जाता था कि शुजात बताओ कि कौन से इलाके से कर्फ्यू निकाला जाए और कौन से इलाके में कर्फ्यू को रखा जाए, बरकरार रखा जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत क्या कहती है, मुझे एक तरह का गुरूर हो जाता था खुशी से कि भाई मैं जो है पुलिस के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। ये बात भी मशहूर है कि आपने जो है अपने ही डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से एक सवाल कर दिया एक इंटरव्यू में, इसके बारे में बताइए। हाँ, मरकज़ी वज़ीर मवासिलात जो है मिर्ज़ा साहब थे, तो वो हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तो मैंने उनसे एक सवाल कर दिया कि मिर्ज़ा जी ये बताइए कि आपके जो डिपार्टमेंट है, आपका जो महकमा है, उसमें करप्शन कितना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ 10% का करप्शन हमारे पास है। जी हाँ। और जब मैं लाइजनिंग ऑफिसर था सार्क समिट का बेंगलुरु में, तो मैं विधानसभा में था, बिल्कुल राजीव गांधी जी के पास बिल्कुल करीब था, तो उनके पास पेन नहीं था और उनके जो सेक्रेटरी वगैरह थे उनके पास भी पेन नहीं था, तो उन्होंने मेरे जेब से पेन निकाला और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंट्स उन्होंने नोट किए। तो मुनसिफ में मैं जब काम करता था, मतलब बात की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो मुनसिफ में जब महमूद अंसारी साहब को ये मालूम हुआ कि भाई शुजात का कलम वज़ीर आज़म ने इस्तेमाल किया, तो उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स आइटम दिया था कि राजीव गांधी ने शुजात अली का कलम इस्तेमाल किया। तो खुशी होती है कि आमतौर पे जो है जब कोई एसपीजी में होता है तो दूसरा आदमी उसके करीब नहीं जाता था, तो कॉन्फिडेंस का आलम ये था उनका कि उन्होंने जेब से पेन निकाला और उसको इस्तेमाल किया। आखिरी सवाल, जी। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और इसे कैसे हल किया जा सकता तेलंगाना में कांग्रेस के लिए मैं समझता हूँ कि कोई चैलेंज नहीं है। सिर्फ जो वादे किए गए हैं उसको अगर अमल करके दिखा दें। है? इन वादों को पूरा करने के लिए जो रेवेन्यू की जरूरत, उसे आप कैसे मीट करने की कोशिश करें? देखिए, ओपन मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, खर्च लिया जा सकता है और खर्च लेंगे। खर्च लेना कोई पाप नहीं है, कोई जो है
गलत काम नहीं है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेंगे और अपनी जो आमदनी है स्टेट की उसको बढ़ाएंगे। और अब जैसे कि बेरोजगारी का जो मामला है, अभी तक 50,000 से ऊपर वैकेंसीज भर चुके हैं, लोग जो है जॉब में हैं। और इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो लड़के जो लड़कियां नौकर हुई हैं, उनको तनख्वाहें भी मिलनी शुरू हो गई है। तो ये एक अच्छा कदम है और आगे कांग्रेस को कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा। बस एक ही चैलेंज है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। वो निभ जाएगा तो कांग्रेस के सामने कोई अड़चन, कोई चैलेंज नहीं है। इसका सफ़र लंबा चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। बहुत-बहुत शुक्रिया शुजात अली सूफ़ी थैंक यू साहब वेरी हमारे मच साथ जुड़ने शहबाज। का। हम एक बार फिर आपको मदद करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया शहबाज। गॉड ब्लेस यू।